आधी रात को 1 बजे जब मैं उम्मी के कमरे के पास से गुजरा तो मुझे उम्मी के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर उम्मी के साथ ऐसा क्या हो रहा है जिसकी आवाज़ बाहर तक आ रही है। जब मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो मेरी उम्मी मेरे अब्बा से कह रही थीं कि और ज़ोर से करो, और ज़ोर से। मैंने उधर उधर देखा कि कोई सुराख ढूंढूं ताकि मैं अंदर का मंजर देख सकूं। जब मैंने कमरे की खिड़की को हाथ लगाया तो खिड़की खिली हुई थी। मैंने जब आहिस्ता से खिड़की खोली और अंदर का मंजर देखा तो मेरे अब्बा ने मेरी उम्मी को बालों से पकड़ा हुआ था और गाड़ी को फुल स्पीड में रेस दी हुई थी। ये मंजर देखा तो मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि अभी अब्बा की जगह उम्मी को मैं ले लूं। मेरा नाम शाज है और मैं 20 साल का हूं। कम उम्री में ही मुझे सारी बातों की समझ आ गई थी। जब एक रात में पानी पीने के लिए उठा था तो उम्मी अब्बा को मैंने देख लिया था। जब मैंने देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था, जिसके बाद अब मुझे इस चीज़ की आदत हो गई थी और इस सब को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कता था। ये सब देखने के बाद अब तो जैसे मुझे नींद भी ना आती थी। मैं हर वक्त इंतज़ार करता रहता कि कब अब्बा उम्मी के पास जाकर ये सारा कुछ करें और मैं देखूं। और अब मैं चलते फिरते उम्मी के वजूद का जायज़ा लेता रहता। उम्मी पर मेरा दिल आ चुका था। अब मैं भी उम्मी के साथ वही सब कुछ करना चाहता था जो अब्बा उनके साथ करते आ रहे थे। अब्बा की उम्र अब बढ़ने लगी थी और वो काफ़ी हद तक थकावट का शिकार भी रहने लगे थे। मैं देख रहा था कि उम्मी अब चड़चड़ी सी रहने लगी हैं और अब्बा उनको ठीक से खुश नहीं कर पाते। मैं अब एक जवान वजूद रखता था। मेरा वजूद बहुत सख्त और सेहतमंद था। मैं अब्बा से ज़्यादा खूबसूरत भी था। मैं देखता था कि उम्मी मुझे किस कदर हस्ती भरी निगाहों से देखती है। क्योंकि मेरी उम्मी की शादी भी कम उम्री में हुई थी और उसके बाद फौरन ही मैं पैदा हो गया था, तो कोई भी मुझे उम्मी का बेटा ना समझता था। मैं जब भी उम्मी के साथ बैठा होता, अगर कोई अनजान देख लेता तो वो हरगिज़ यकीन न करता कि मैं उम्मी का बेटा हूं, क्योंकि उम्मी और मैं दुखने में एक जैसे नहीं नजर आते थे। मगर अब जो मेरी नज़रें उम्मी पर थीं वो मुझे बहुत बेचैन कर रही थीं और मैं जल्द अज मैं हर चीज़ सीख चुका हूं, चाहीं तो खुद पर भी आजमाएं। अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसको अपने अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। मैं हर चीज़ की समझ बोझ और परख रखता हूं। उम्मी शीशे में मुझे बहुत गौर से देखने लगे। मैं भी शादी के लिए अच्छी तरह तैयार हुआ था। मेरे इतना सब कुछ कहने पर उम्मी बिल्कुल खामोशी से मुझे देखने लगे। फिर मैंने भी नज़र उधर उधर घुमा ली और उम्मी से नज़र चुराने लगा, क्योंकि अभी मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं डायरेक्ट ही उम्मी से सब कुछ कह सकूं। थोड़ी देर बाद अब्बा ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो उम्मी और मैं बाहर की तरफ आ गए। मैंने गाड़ी का शीशा अपनी तरफ मोड़ लिया था। अब्बा गाड़ी चला रहे थे, जबकि उम्मी बैक सीट पर बैठी हुई थी। मैं मुसलसल शीशे में उम्मी को ही देख रहा था। उम्मी मेरी ये हरकत नोट कर चुकी थी, मगर वो कुछ भी बोल नहीं रही थी। शादी का फंक्शन अटेंड हुआ। रात देर हम लोग घर आ गए। अब्बा आते ही सो चुके थे। मैं बाहर सहन में कानों में एयरफोन लगाकर फ़ोन में गाने सुन रहा था और वॉक कर रहा था। तभी अचानक उम्मी बाहर आईं और मुझे इस तरह देखकर हैरान हुईं और कहने लगे, सलमान अभी तक तुम सोए नहीं हो, इस वक्त तक क्यों जाग रहे हो? फिर मैंने उम्मी से कहने लगा, उम्मी क्या करूं? मेरे वजूद में ऐसी बेचैनी दौड़ रही है जो मुझे सोने ही नहीं दे रही। उम्मी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और हंस पड़े। कहने लगे, अच्छा जी, तो कौन सी बेचैनी ने मेरे बेटे को आग लगा रखी है? मुझे भी जरा पता चले। तो मैं उम्मी से कहने लगा कि आप और अब्बा तो मज़े लेकर सो जाते हो, मैं सारी रात तड़पता रहता हूं। उम्मी ने इतनी खिली डली बात सुनकर मुझे हैरानगी से देखा। फिर कहने लगे, अच्छा तो अब मेरे बेटे को एक आध बीवी चाहिए। फिर मैं उम्मी से कहने लगा कि ना बाबा, ना इतनी सी उम्र में मुझे उन जिंजेलों में नहीं पड़ना। तो उम्मी कहने लगे, फिर क्या बात है और क्या कहना चाहते हो? तुम जरा खिल कर कहो। मैंने उम्मी से कहा, मुझे जरा चाय बना कर दे, मुझे सर में बहुत दर्द है। शादी के हंगामे की वजह से मेरा सर काफी दुख रहा है। फिर उम्मी मेरे लिए चाय बनाने चली गईं। मैं दिल ही दिल में खौफजदा हो रहा था कि मुझे उम्मी से अपनी फरमाइश कर देनी चाहिए या नहीं। मौका अच्छा था। अगर उम्मी मुझसे नाराज हो गईं तो फिर मेरा क्या होगा? मैं इसी कशमकश का शिकार था, मगर कैसे भी करके मुझे
हम तीनों रात को एक ही कमरे में सोते थे। कभी कभी सर्दियों में अपने कमरे में सो जाया करते थे, मगर अक्सर रात के 11 बजे में कमरे में चला जाता। इससे पहले मैं अपने कमरे में अपनी पढ़ाई किया करता था। तब तक उम्मी अब्बा भी खाना खाकर फारिग हो जाते थे। फिर मैं अपने बिस्तर में लेट जाता। रात को 1 या 2 बजे के करीब जब अब्बा उम्मी को उठाते तो उसके आखिर पर मेरी भी आंखें खिल जाती, मगर कभी भी मैं उन पर यह जाहिर न करता कि मैं आप लोगों को देख रहा हूं। कमरे में बिल्कुल हल्की सी रोशनी थी, जिससे किसी का चेहरा भी वाज़े नजर न आता, मगर मैं अच्छी तरह वाकिफ हो गया था कि वो लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं। आज जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वही मध्यम रोशनी चल रही थी। मैं अपनी जगह अपने बिस्तर पर सो गया। तकरीबन 3 बजे तक अब्बा ने उम्मी से हल्की हल्की सरगोशी करना शुरू की, जिससे मेरी आंख खिल गई। अब मैं उन दोनों को कंबल से आंखें बाहर निकाल कर देखने लगा। ये सारा मंजर मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। जब अब्बा अपनी बाजी खेल चुके तो निढाल होकर लेट गए, मगर मैं देख रहा था कि उम्मी मुसलसल बेचैन हुई जा रही थी। शायद उनकी ज़रूरत अभी पूरी नहीं हुई थी। वही करवटें बदल रही थीं। मेरा जी चाह रहा था कि अभी उठकर उनके साथ ही लग जाऊं, मगर अब्बा के होते हुए ये सब मुमकिन नहीं था। यहाँ मैं तड़पता हुआ लेट गया। वहां पर उम्मी फिर न जाने रात के किस वक्त मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। अगली सुबह मेरी आंख कुछ देर से खिली थी। अगले दिन इतवार का दिन था, इसलिए उम्मी ने मुझे और अब्बा दोनों को नहीं उठाया था। 10 बजे नाश्ता तैयार करके हम दोनों को उठाने आई थी। जब मैं बाहर आया तो उम्मी के सारे बाल गीली थे और उन्होंने तौलिया नहीं लपेटा हुआ था, बल्कि ऐसे ही अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। उनके बालों से गिरता पानी उन्हीं कपड़ों पर गिर रहा था, जो कपड़ों को भी गीला कर रहा था। जैसे अब सारा नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। उम्मी की मेरी तरफ पीठ थी। मैं बहुत गौर से उन्हें देखे जा रहा था। तब अचानक उम्मी पलटी तो मैंने फौरन अपनी नज़रें झुका लें और हम आमलेट पराठे खाने लगे। नाश्ता करने के बाद उम्मी से कहने लगा कि जो मैं तुमसे काम कह रहा था वो तुमने किया। तो उम्मी मायूसी से उनकी तरफ देखने लगे और कहने लगे, मैं इतनी देर किस तरह गुजारा कर सकती हूँ अब? तो उम्मी घर की सफाई सुथराई में मसरूफ थी। मैं उम्मी के करीब आकर बैठ गया और कहने लगा, उम्मी अब मायूस ना हो, मैं हूं ना। उम्मी कहने लगे, हाँ तुम तो हो, मगर तुम्हारे बाप की जगह कौन ले सकता है? फिर मैंने आहिस्ता से कहा कि उम्मी आपको कहा है ना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। उम्मी ने जैसे मेरी बात अब भी ना समझी थी। सारा दिन यूं ही गुजर गया और पत्ता ही नहीं चला। मैं शाम को दोस्तों के साथ बाहर निकल गया और डिनर बाहर ही किया। उम्मी को मैं पहले से बताकर गया था कि इतवार के दिन मेरे दोस्त फारिग होते हैं, मैं उनके साथ ही बाहर खाना खाऊंगा। उम्मी ने मुझे कुछ पैसे दे दिए। फिर मैं बाहर चला गया। अब जब रात 11 बजे मैं वापस आया तो उम्मी बाहर के सह में ही चारपाई पर लेटी हुई थी। वो बिल्कुल बेखबर थीं कि घर में मैं दाखिल हो गया हूं, क्योंकि घर के बैरूनी दरवाजे की एक चाबी मेरे पास थी। मैं उम्मी के बिल्कुल करीब आया और आहिस्ता से उनको आवाज दी, उम्मी उठ जाएं, अंदर चल। यहाँ क्यों सो रही हैं? उम्मी फौरन बैठों और पूछने लगे, तुम कब आए सलमान? तो मैंने उनसे कहा, मैं अभी आया हूं। फिर हम दोनों कमरे में चले गए। उम्मी बिस्तर पर लेट गईं। तो मैं उम्मी से कहने लगा, उम्मी आज रात में आपके साथ अब्बा की जगह पर सोना चाहता हूं। अब उम्मी मुझे हैरत से देखने लगे और मुस्करा दें। फिर मैंने उम्मी से साफ साफ कह दिया, उम्मी मैं हर रात आप दोनों को सब कुछ करते हुए देखता हूं। मेरे वजूद में एक अजीब सी बेचैनी है, मैं इसको मिटाना चाहता हूं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। उम्मी को शायद इस वक्त बहुत ज्यादा ज़रूरत थी। उम्मी इतनी आसानी से मान गईं, मैंने सोचा भी नहीं था। फिर मैं उनके साथ शुरू हो गया। फिर उम्मी कहने लगे, मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा कभी भी हासिल नहीं किया। मैंने कहा, उम्मी वो तो ठीक है, लेकिन कल अब्बा वापस आ रहे हैं तो हम दोबारा कब काम करेंगे? मेरी उम्मी कहने लगे, शायद कल की कल देखेंगे। मैंने कहा, नहीं उम्मी, हमें आज ही प्लान करना होगा। मेरी उम्मी कहने लगे, मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर तुम मेरा साथ दो तो। मैंने कहा, वो क्या? उम्मी मेरी कहने लगे, जब तुम्हारे अब्बा आएं तो मैं उनको कहूंगी कि मैं अपनी उम्मी के घर पंजाब जा रही हूं। असल में नानों का घर ये रहीम यार खान के छोटे से गांव में था।
तुम्हारे अब्बा पंजाब जाने की इजाज़त दे देंगे। अगले पार्ट। फरहाद इस वक्त गहरी अजियत और शदीद इस्तराब से गुजर रहा था। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सियाह तरीन दिन था जब मैंने ससुराल के कदमों में कदम रखा। इस शहर के नए माहौल, जहाँ हमारी शादी के बाद पहली बार आमद हुई थी, वहाँ की हवा में भी मुझे एक अनोखी, गैर मामूली कशिश और दबाव महसूस हो रहा था। मेरी बीवी मिशेल, जो हाल ही में मेरी शरीके हयात बनी थी, उसका चेहरा एक अनदेखे एतमाद से रोशन था। वो इस घर में बेहद पुरसुकून थी, लेकिन उसका सुकून मेरी रूह में एक खौफ की लहर दौड़ा रहा था। मिशेल के वालिद फरजाना साहब, जो एक अरसे से दुबई में मुकीम थे, उनकी गैर मौजूदगी ने सास आफिया बेगम को घर का मुकम्मल इख्तियार बख्श रखा था। इस इख्तियार की परछाइयाँ आफिया बेगम के हर अंदाज, हर हरकत और हर लफ्ज़ में झलकती थीं। उनका अंदाज़े गुफ्तगू, उनके लिबास का इंतखाब, उनकी भरपूर शख्सियत, सब कुछ एक 40 साला खातून की बजाय किसी नौजवान की मानिंद था। कमरे में दाखिल होते ही मिशेल ने मेरा तारुफ आफिया बेगम से कराया। रस्मी दुआओं और खैर मकदम के बाद मिशेल मेरी तरफ से कदरे हट गईं। आफिया बेगम ने गैर मामूली अपनाइयत का मुजाहिरा किया और मेरे करीब आकर बैठ गईं। उनके लम्स में जो शिद्दत थी, जो गैर मुतवक्के कुर्बत थी, उसने मेरे पूरे वजूद में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ा दी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी अनजाने करंट ने मेरे अंदरूनी तवाज़न को बिगाड़ दिया हो। वो लम्हा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और मैं फ़ौरन हड़बड़ाकर सोफे पर बैठ गया। मेरा दिल इस तेज़ी से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि कहीं ये तूफ़ान जो मेरे अंदर बर्पा हो चुका है, वो उनकी नज़रों से उछल ना हो जाए। मैंने अपनी तमाम तर क़ुव्वत इरादी को जमा किया और ख़ुद को काबू में लाने की कोशिश की। मेरी खामोशी और इस्तराब को शायद आफिया बेगम ने किसी और रंग में लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए, जो मुझे एक मानी खीज़ मुस्कुराहट लगी, कहा, बेटा फरहाद, यहाँ दूर क्यों बैठ गए? इधर मेरे करीब आकर बैठो। तुम्हें ये घर अपना महसूस होना चाहिए, और तुम तो मिशेल के शौहर हो। उनका ये अंदाज़ बिल्कुल गैर मुतवक्के था। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मेरी सास इस कदर आज़ाद ख्याल और बेतकल्लफ होंगी। उन्होंने मुझे अपने बिल्कुल पास बैठने पर मजबूर किया, और जब मैं छिचकते हुए बैठ गया तो अचानक उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और उसे अपने कंधे पर रख लिया। ये लम्स, ये कुर्बत मुझे एक शदीद किस्म की अजीब व गरीब कैफियत में मुब्तला कर रही थी। एक तरफ दिल में एक अनोखी आग सुलग रही थी, तो दूसरी तरफ मेरी अखलाकी कदरें और शर्म मुझे झंझोड़ रही थी। इसी असना में मिशेल कमरे में आई। उसके चेहरे पर किसी किस्म का हैरत का साया नहीं था। वो मामूल के मुताबिक आई और मेरे पास बैठ गई। कमरे में अब सिर्फ हम तीनों थे। मुझे मालूम था कि आफिया बेगम और मिशेल के दरमियान पहले से ही एक बहुत गहरी और गैर मामूली तफहीम पाई जाती थी, जिसका एहसास मुझे शादी से पहले नहीं हुआ था। ये उनकी माँ और बेटी का वो ताल्लुक था जो आम रिश्तों से कहीं ज़्यादा मजबूत और एक किस्म के जुनून पर मबनी था। मैंने मिशेल से कहा कि मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरा दिल घबरा रहा है, शायद हम ज़्यादा देर ना रुकें। मिशेल ने नहायत बेपरवाही से कहा, अच्छा, क्या ठीक नहीं लग रहा? तुम यहीं बैठो, माँ से बातचीत करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। उसकी लहजे में एक ऐसा ठहराव था जो किसी भी तरह की गैर मामूली सूरत हाल की अक्कासी नहीं कर रहा था। उसकी ये सादगी मुझे मज़ीद परेशान कर गई। मिशेल चाय बनाने के लिए बावर्ची खाने में चली गई। उसके जाते ही आफिया बेगम ने मुझसे बातें शुरू कर दी, मगर उनकी बातों का अंदाज़ अब बदल चुका था। अब उनके अल्फाज में एक किस्म की दबी हुई ख्वाहिश और इश्तियाल था, जो मेरे लिए मज़ीद परेशानी का बायस बन गया। मैं दिली दिल में कांप रहा था। मैंने हिम्मत की और कहा, आफिया बेगम, आप ये क्या कर रही हैं? मैं आपका दामाद हूँ, मेरा आपसे एक बाइज़्ज़त रिश्ता है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेरा ये जुमला सुनकर आफिया बेगम खिलकर हंस पड़ी। उनकी ये हंसी मेरे लिए किसी तंज से कम नहीं थी। वो बोली, अरे बेटा फरहाद, क्यों डर रहे हो? ये आजकल के दौर की बात है, इसमें शर्म कैसी? तुम ये भूल जाओ कि मैं तुम्हारी सास हूँ। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में रिश्तों की पुरानी हुदूद टूट चुकी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मिशेल को अगर पता भी चल जाए तो वो कुछ नहीं कहेगी। वो मेरे हर फैसले में, मेरी हर बात में शरीक रही है। तुम जानते हो, शादी से पहले भी हम दोनों माँ बेटी अक्सर एक ही बिस्तर पर सोते थे और एक दूसरे की तमाम जहनी और जज्बाती ज़रूरियात का ख्याल रखते थे। हमारे दरमियान एक गहरा और अनोखा ताल्लुक़ है, एक ऐसा ताल्लुक़ जिसमें किसी तीसरे शख्स की मुदाखलत पर मिशेल को कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं सदमे से दो चार हो चुका था। मेरा जिस्म पसीने में शराबोर था। मैंने उनसे थोड़ा फासला रखने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे दोबारा करीब किया और कहा, दूर क्यों हट रहे हो? तुम नहीं जानते हमारी सोच तुमसे कितनी मुख्तलिफ है। तुम आज़ाद हो, तुम खौफज़दा मत हो। मिशेल आ जाए तो तुम उससे इस बारे में बात कर लेना, फिर देखना कि वो तुम्हें क्या कहती है। मैं इंतहाई परेशानी के आलम में था। मुझे ये सब एक भयानक ख्वाब लग रहा था। आखिर ये क्या हो रहा था?
میں اپنی شادی کے بعد پہلی بار یہاں آیا تھا اور میرے سامنے ایک عجیب و غریب صورتحال پیش ہو چکی تھی۔ سہاگ رات میں مشیل اور میرے درمیان بہت سی باتیں ہوئی تھیں، لیکن اس نے کبھی بھی اپنے اور اپنی ماں کے اس غیر معمولی تعلق کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ عافیہ بیگم واقعی جوان تھیں، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ فٹ اور پرکشش رکھتی تھیں۔ ان کا انداز گفتگو، ان کی چال، ان کی بھرپور شخصیت، ہر چیز ایک نشے کی طرح تھی، جس کو دیکھ کر میں خود بھی اندر ہی اندر ایک کشمکش کا شکار ہو رہا تھا۔ میں مزید دیر تک اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش پیدا ہو چکی تھی۔ ایک طرف میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا تو دوسری طرف میرے اندرونی جذبات مجھے کسی اور دنیا میں لے جا رہے تھے۔ عافیہ بیگم نے دوبارہ کہا، آؤ فرحاد، میرے قریب بیٹھ جاؤ۔ اسی وقت مشیل چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ عافیہ بیگم اور میں بہت قریب بیٹھے ہیں اور میرے ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہے، مگر اس کے چہرے پر ذرا بھی حیرت یا ناراضگی نہیں تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آئی اور خاموشی سے ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور خود چائے کا گھونٹ لینے لگی۔ اس نے ایک چھیڑخانی کے انداز میں کہا، واہ، ساس اور داماد میں تو بہت ہی اچھی گپ شپ ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پرانا تعلق ہو۔ میں نے پریشانی کے عالم میں مشیل سے پوچھا، مشیل، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم مجھے سچ سچ بتاؤ۔ مشیل ہنس کر بولی، ارے میرے پیارے شوہر، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم یہ دیکھو کہ تمہارے پاس ایک کے ساتھ ایک کا لطف اٹھانے کا موقع ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، یہ سب کچھ بہت ہی عام ہے۔ یہ سن کر میں بالکل ششدر رہ گیا۔ میں نے مشیل کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں کوئی شرمیا جھجک نہیں تھی۔ میں نے کہا، نہیں مشیل، مجھے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا، میں صرف تمہارا ہی رہنا چاہتا ہوں اور میں اس طرح کے تعلقات کو کسی بھی صورت میں نہیں مانتا، یہ ہمارے معاشرے کی اخلاقی قدروں کے خلاف ہے۔ مشیل نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تمہیں عافیہ بیگم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم دونوں ماں بیٹی میں پہلے سے ہی بہت اچھی ذہنی اور جذباتی تفہیم ہے، اور تم تو جانتے ہو کہ بابا کتنے عرصے سے دبئی میں ہیں۔ ہم ماں بیٹی ایک دوسرے سے ہر معاملے میں وفادار رہی ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی نیا تجربہ نہیں، بلکہ ہم نے بہت سی ایسی فلمیں دیکھی ہیں جن میں ماں اور بیٹی دونوں مل کر شوہر کے ساتھ ایک مشترکہ رشتہ استوار کرتی ہیں۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، فرحاد، تم کوئی پریشانی نہ لو، آج ماں جو چاہے گی تمہیں وہی کرنا پڑے گا۔ تم یہ بھول جاؤ کہ یہ میری ماں ہے، یہ صرف ہماری ایک دوست ہے، ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہ سن کر میں خوف کے مارے کانپنے لگا۔ میں نے کہا، مشیل، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایک باعزت انسان ہوں۔ مشیل نے نہایت بے رحمی سے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو میں شور مچا دوں گی کہ تم نے ماں کے ساتھ زبردستی کی، پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا اس کا تمہیں اندازہ ہے نا، تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگے۔ میں نے کہا، مشیل، یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا، اپنی ساس کے ساتھ بھلا کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ عافیہ بیگم نے اس بات کا جواب دیا، جو بھی ہے اب میں تمہیں بتا رہی ہوں، آج اگر تم نے مجھے مکمل جذباتی اور روحانی سکون نہ دیا، اگر تم نے میرے ساتھ وہ تمام حدیں عبور نہ کی جن کا ہم نے تصور کیا ہے، تو بہت برا ہوگا اور میری بیٹی مشیل بھی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، تمہیں طلاق دینی پڑے گی۔ پھر چائے کے ساتھ عافیہ بیگم نے مجھے ایک چھوٹی سی گولی دی جو ایک دوا کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ ایک ایسی دوا ہے جس کے کھانے سے تم تمام طرح کے خوف سے آزاد ہو جاؤ گے اور تمہیں اس تعلق میں، اس جذباتی کھیل میں بے انتہا مزہ آئے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں ایک انوکھا اور غیر معمولی سکون ملے گا۔ میں بہت حیران تھا، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی کشمکش اور خوشی بھی تھی کہ آج کچھ بہت ہی انوکھا ہونے والا ہے۔ پچھلی رات تو صرف مشیل کے ساتھ گزری تھی، آج کچھ الگ ہی ہونے والا تھا۔ گولی کھاتے ہی مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم میں ایک ایسی طاقت آ گئی ہے جس نے میرے تمام ہوش و حواس کو چھین لیا ہے، میں مکمل طور پر ان کے کھیل کا حصہ بن چکا تھا۔ شام ہوئی، ہم سب نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ اس دوران بھی عافیہ بیگم اور مشیل ایک دوسرے سے نہایت بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھیں اور میں بالکل خاموش تھا۔ وہ مجھے ایک عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جیسے میں ان کے ہاتھوں میں ایک کھلونا ہوں۔ کھانے کے بعد ہم تینوں ایک ہی بہت بڑے بستر پر چلے گئے۔ مشیل نے عافیہ بیگم سے کہا، ماں، میں تو سہاگ رات میں خوب لطف اندوز ہو چکی ہوں، آج پہلا حق آپ کا ہے، آج آپ ہی اس جذباتی بندھن کو مضبوط کریں۔ عافیہ بیگم ہنس پڑی اور کہا، واہ میری پیاری بیٹی، تم تو بہت اچھی ساتھی ہو جو مجھے میرا حق دے رہی ہو۔ مشیل بولی، نہیں ماں، میں تو پاس بیٹھی آپ دونوں کو دیکھوں گی تاکہ مجھے بھی اس کھیل میں لطف آئے۔ یہ سن کر مجھے بہت عجیب لگا، مگر اب میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، مجھ پر اس گولی کا شدید اثر تھا۔ عافیہ بیگم نے میرے ساتھ ایسا جذباتی کھیل کھیلا جس میں صرف حدیں ٹوٹ رہی تھیں اور میرا ضمیر خاموش ہو چکا تھا۔ انہیں ان تمام طرح کے جذباتی رشتوں کا، ان تمام طرح کے تعلقات کا بہت گہرا تجربہ تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا لگا کہ میں بے پناہ سکون اور راحت محسوس کر رہا ہوں، جیسا کہ میں نے صرف فلموں میں دیکھا تھا۔
اس کھیل کے دوران کچھ دیر بعد مشیل بھی اس میں شامل ہو گئی۔ گولی کی وجہ سے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان دونوں کو اس کھیل میں بے انتہا مزہ آ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہی تھیں اور مجھے ایک عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ پھر عافیہ بیگم نے کہا، اب تم بیٹھ جاؤ، اب میں خود اس کھیل میں اپنا حصہ ڈالوں گی۔ مشیل نے بھی میرے ساتھ وہی کیا جو عافیہ بیگم کر رہی تھیں۔ میرا برا حال ہو رہا تھا، مگر گولی کے شدید اثر کی وجہ سے مجھے کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ پوری رات ان دونوں نے میرے ساتھ شدید قسم کا جذباتی کھیل کھیلا، میرے ساتھ انتہائی درجے کا رومانس کیا اور میرے ساتھ محبت بھری باتیں کی۔ صبح تک میرا جسم مکمل طور پر جواب دے چکا تھا۔ میرے جسم میں ذرا سی بھی طاقت باقی نہیں تھی، میں چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ میرے جسم میں ایک عجیب سی تھکاوٹ اور کمزوری تھی، میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ عافیہ بیگم اور مشیل مجھے ہسپتال چھوڑائیں اور عافیہ بیگم نے ہسپتال کے بستر پر ہی کہا، اب تم میری بیٹی کو ذہنی اور جذباتی سکون دینے کے قابل نہیں رہے، اب بہتر یہی ہے کہ تم اسے طلاق دے دو۔ میں روتے ہوئے بولا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ مگر چند ہی دنوں میں انہوں نے مجھ سے طلاق لے لی۔ مشیل مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی، مگر وہ طوفانی رات، وہ شدید تجربہ میں آج تک نہیں بھول پایا ہوں۔ میری زندگی میں آیا ہوا وہ عجیب طوفان، وہ غیر معمولی تعلق مجھے مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی ایسے غیر معمولی اور جذباتی تعلقات کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ میں نے توبہ کر لی، کیونکہ مجھے ان جیسے لوگوں سے بچ کر رہنا تھا جو رشتوں کی تمام حدود کو توڑ کر اپنا جنون پورا کرتے ہیں۔